हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। आज की क्लास में हम 24 अप्रैल का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें पहलगाम घटना और ऑपरेशन टिक्का के बारे में जो भारतीय सेना ने स्टार्ट किया है, ठीक है, इसके बारे में। और भारत ने अपना पहला एक्शन भी जवाब दे दिया पाकिस्तान को। और फर्स्ट थोरियम परमाणु रिएक्टर जिसकी स्थापना करने जा रहा है कौन? चाइना, ठीक है। हील्ड पहल जो अमित शाह जी लॉन्च करने वाले हैं, और विजडन क्रिकेटर्स की पत्रिका लॉन्च हुई है, इसमें टॉप क्रिकेटर्स के बारे में। और पंचायती राज दिवस जो कि 24 अप्रैल को होता है, उसका संबोधन करेंगे पीएम श्री मोदी। और एआई चिप आयरन वुड को लॉन्च किया है गूगल ने। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में किस ऑपरेशन के तहत घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है? देखो, पहले तो ऑपरेशन टिक्का के बारे में जान लो, फिर हम करेंगे पहलगाम घटना, ठीक है, जो भी है। तो ऑपरेशन टिक्का, इसमें क्या है, ये कहाँ स्टार्ट किया गया है, किसने स्टार्ट किया है, सब जानना है आपको, ठीक है। तो कौन स्टार्ट करने वाला कौन हो गया? तो इंडियन आर्मी, ठीक है। तो इंडियन आर्मी ने इसको स्टार्ट किया, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडियन आर्मी की ये पहल है। और ये किस लिए स्टार्ट की गई है? तो घुसपैठ को रोकने के लिए, ठीक है। तो जो घुसपैठ हो रही थी, ये घुसपैठ कहाँ हो रहे थे? तो घुसपैठ रोकने के लिए, जो कि एलओसी के पास था, ठीक है। तो रोकना के लिए ये कहाँ? एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, ठीक है। तो यहाँ पर घुसपैठ को रोकने के लिए इसको कब? 23 अप्रैल को, ठीक है, 23 अप्रैल को अंजाम दिया गया। तो इसमें 2 आतंकवादियों को मार गिराया है, 2 को मार गिराया, ठीक है, 2 को मार गिराया। ये आपको ध्यान रखना है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बट ये याद रखना है ये कहाँ हुआ था। तो जम्मू कश्मीर में बारामुल्ला में, ठीक है, जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला क्षेत्र में, यहाँ पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, ठीक है। तो इतनी बातें आपको पता है, ठीक है। ऑपरेशन टिक्का आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये ऑपरेशन टिक्का, इसके बारे में आपको करना था, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ पहलगाम घटना हुई क्या। तो ये पहले देख लो। आर्मी किल्स 2 टेररिस्ट, इंडियन आर्मी स्टॉप्स बिग इनफिल्ट्रेशन अटेम्प्ट नियर एलओसी, ठीक है। तो ये आपको देखना है, ठीक है। बारामुल्ला के पास 2 लोगों को मार गिरा है, ये आपने न्यूज़ में देख लिया होगा वैसे ही। तो अब मैं आपको समझाता हूँ पहलगाम घटना का क्या सीन था। चलिए, तो पहलगाम घटना के बारे में करते हैं। तो आप सभी भारत राष्ट्र सॉरी धर्मनिरपेक्ष भारत राष्ट्र के निवासी हो, जहाँ लोग आपको धर्म पूछ के आपकी हत्या कर देते हैं। ये कैसा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, आप मुझे समझाने की कोशिश कीजिएगा। तो अभी हाल ही में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर का अनंतनाग जिला में ऐसी घटना हुई जो आपको झकझोर देगी। अनंतनाग जिला, जिसको हम स्विट्ज़रलैंड के नाम से जानते हैं, मिनी स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। तो हम इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से ही फेमस है, मिनी स्विट्ज़रलैंड। यहाँ पर सब आप छुट्टियाँ मनाने जाते हो, घूमने जाते हो। किसी की नई शादी हुई तो पहली बार घूमने गया था, तो कोई ऐसे ही मज़े करने गया अपने परिवार के साथ, बट यहाँ पर कुछ और ही होना था। तो ये घटना हुई थी अप्रैल 22 को। तो 22 अप्रैल की ये घटना थी, ठीक है। तो 22 अप्रैल की घटना थी, जिसमें लगभग 28 लोगों की मृत्यु हो गई। एक आतंकवादी हमले में 28 लोग की मृत्यु हो गई है, एक आतंकवादी हमले में। तो ये प्रधानमंत्री मोदी साहब जो विदेश यात्रा पे गए हुए थे, मतलब घर का मुखिया आपका बाहर घूमने गया है और आपके घर में ही डकैती हो गई। ये क्या ही है, चलो छोड़ो। तो अभी इसमें भारत ने क्या पहल स्टार्ट की है? तो भारत के विदेश मंत्रालय ने 5 नए फैसले लिए हैं, 5 अहम फैसले लिए हैं, तो पाकिस्तान को तोड़ने के लिए विदेश मंत्रालय, ठीक है। तो भारत के विदेश मंत्रालय ने 5 के 5 फैसले पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान की ऐसी की तैसी करने के लिए है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो 5 निर्णय लिए, 5 में से एक तो पहले अटारी जो चेक पोस्ट है, तो अटारी चेक पोस्ट को बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अटारी चेक पोस्ट को बिल्कुल ही बंद कर दिया जाएगा, जहाँ से आवागमन होता था, जहाँ से आयात निर्यात किया जाता था पाकिस्तान के साथ, तो वो बंद होने वाला है। दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका एक तो सिंधु जल समझौता, जो आपका सिंधु जल समझौता था ना, इसको भारत ने स्थगित कर दिया गया है। तो सिंधु जल समझौता, अब पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी यहाँ से। अगर हमने पानी देना बंद कर दिया ना इनको, तो ये प्यासे मर जाएंगे, समझ रहे हो। तो इसको सिर्फ स्थगित किया गया है, रद्द नहीं किया, ठीक है। अभी स्थगित किया गया है, तो इसको स्थगित कर दिया गया। सिंधु जल समझौता है क्या, आपको पता है सिंधु जल समझौता? चलो मैं भी बताऊंगा, ठीक है, इसको बाद में कर लेंगे। पहले 5 की 5 जो निर्णय हैं उनको देख लेते हैं। एक तो ये हो गया, सिंधु जल समझौता आपका स्थगित हो गया। भारत में जो पाकिस्तान के उच्च आयुक्त थे, जो भारत में पाकिस्तान के
पाकिस्तान के उच्चायुक्त, ठीक है, तो उच्चायुक्त मतलब जिनसे हम बातचीत करते रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, तो उच्चायुक्त को बंद कर दिया गया कि अब कोई बातचीत नहीं होगी, अब सीधे काम होगा, तुम लोग बातचीत से सुधरने वाले नहीं हो। और चौथी घटना क्या है, चौथा निर्णय क्या है, पाकिस्तान के जिन जिन लोगों को भारत का वीज़ा प्राप्त है, तो भारत का वीज़ा प्राप्त है मतलब पहले से प्राप्त हो चुका है, उन सभी वीज़ाओं को रद्द कर दिया गया। मतलब अब कोई नहीं आ पाएगा पाकिस्तान से भारत, पाकिस्तान का कोई नागरिक अलाउड ही नहीं है अपने देश में। और पांचवा क्या है, पांचवा जो पाकिस्तान के राजनयिक हैं, तो पाकिस्तान के राजनयिक को कहा गया है कि आप 48 घंटे के अंदर भैया हमारा देश छोड़ दो, तो निकल लो यहाँ से, मतलब रफू चक्कर हो जाओ, नहीं तो समझ लो तुम लोग, ठीक है। तो ये 5 के 5 निर्णय विदेश मंत्रालय ने लिए हैं अभी हाल ही में इस पहलगाम घटना के जवाब में, ठीक है। तो अब देखते हैं, आपका सिंधु जल समझौता थोड़ा समझ लीजिए, इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो इंडस वाटर ट्रीटी ये कब हुई, 1960 में, ठीक है, तो 1960 में हुई है। ये किसके, भारत और पाकिस्तान के बीच, तो भारत एंड पाकिस्तान के बीच ये हुई थी, ये समझौता हुआ था भारत एंड पाकिस्तान के बीच। इसमें क्या हुआ था, इसमें देखो जो ऊपर की ये सिंधु, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों पर, तो ऊपर की देखो, ये देखो सिंधु, झेलम और चिनाब, देखो ये चिनाब, झेलम एंड इंदुस, ये जो 3 नदियाँ हैं, इनका क्या किया गया, इनका 80% पानी, इनका जो 80% पानी होगा वो पाकिस्तान को और 20% पानी भारत यूज करेगा। तो ये समझौता था। और जो ये ईस्टर्न रिवर्स है, सतलज, ब्यास और रावी, इसका 80% पानी भारत यूज करने वाला है और जबकि 20% पाकिस्तान यूज करेगा, ठीक है। तो ये समझौता था। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतना ही आपको याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है, अभी चर्चा में रहा है, तो आप इसका ऑप्शन मार्क कर लीजिएगा। ऑपरेशन टिक्का लॉन्च किया गया। अच्छा, ऑपरेशन ब्रह्मा के बारे में पता है, ऑपरेशन ब्रह्मा अभी हमने म्यांमार के लिए लॉन्च किया था, है ना। म्यांमार में जो भूकंप आया था उसको हेल्प करने के लिए म्यांमार भूकंप, ये आपको ध्यान रखना है, ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन अजय तो इजराइल में लॉन्च किया था हमने, इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए इजराइल में। और ऑपरेशन दोस्ती तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसमें हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो ये सब आपको ऑपरेशन ध्यान रखने हैं। तुर्की सीरिया भूकंप के लिए ऑपरेशन दोस्ती हमने लॉन्च किया था, ठीक है। तो ऑप्शन चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हाल ही में दुनिया के पहले थोरियम मोल्टेन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर को किसने प्रारंभ किया है। देखो, तो ये प्रारंभ करने वाला कौन हो गया, चाइना। भाई ये क्या करता रहता है, कभी बम बनाएगा कभी कुछ करेगा, इसको टाइम नहीं है। तो इसने क्या किया है, थोरियम आधारित ये वर्ल्ड का पहला बनने वाला है। तो थोरियम आधारित परमाणु रिएक्टर इसने स्थापित किया है, थोरियम आधारित परमाणु रिएक्टर, ठीक है। तो परमाणु रिएक्टर, और ये इसकी खास बात क्या है, ये पहले देखो वर्ल्ड का पहला, ये तो ये आपको ध्यान रखना, वर्ल्ड का पहला है, ठीक है। वर्ल्ड में पहला है जो थोरियम आधारित होने वाला है। इसकी क्षमता कितने होने वाली है, 2 मेगावाट। अभी शुरुआत हो रही है तो इसलिए इसकी कम क्षमता है, बाद में इसकी क्षमता बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। तो इसको कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो गोशु प्रांत, ठीक है। तो गोशु या गांसू प्रांत कह सकते हो, गोशु प्रांत। तो गोशु प्रांत जो कि कहाँ है, गोबी मरुस्थल में स्थित है, यहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो गोशु प्रांत गोबी मरुस्थल में इसको स्थापित किया जाना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये किस पर आधारित है, तो मॉल्टेन सॉल्ट, मतलब जो पिघला हुआ नमक होगा ना, तो मॉल्टेन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर, ठीक है। तो मॉल्टेन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर की तरह काम करने वाला है, ठीक है। तो मॉल्टेन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मॉल्टेन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर, और ये क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देगा, मतलब स्वच्छ ऊर्जा, ठीक है। तो क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो आपको ये इतनी बातें पता है। अब थोरियम के बारे में बताओ। थोरियम, अरे क्या लिखा, तो थोरियम, अरे फिर भी, तो थोरियम, अच्छा थोरियम भारत में कहाँ पाया जाता है, मेनली भारत में। अच्छा, ये थोरियम किस मिट्टी में पाया जाता है, तो भारत की जो मिट्टी है केरला में मिट्टी है मोनोजाइट मृदा। तो मोनोजाइट मृदा में थोरियम की मात्रा पाई जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मोनोजाइट मृदा जो कि केरल में बहुतायत मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, चीन ने इसको बनाया है, ठीक है। चीन इसको थोरियम मॉल्टेन साल्ट परमाणु रिएक्टर को प्रारंभ करने वाला कौन हो गया, चीन, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। चलो, पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 का शुभंकर क्या था, तो आपको पता है, फ्रीज नाम की टोपी थी, है ना। फ्रीज टोपी थी, एक कैप थी एक प्रकार की। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, 2 लोग थे। एक तो पीवी सिंधु हो गई, ठीक है। तो एक तो पीवी सिंधु हो गए, दूसरे कौन थे, शरद कमल, जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पेरिस ओलंपिक 2024 से भारत के सेफ डी मिशन, तो सेफ डी मिशन मतलब मिशन के प्रमुख कौन थे, तो मिशन के प्रमुख थे गगन नारंग जी।
इनका नाम तो मैंने खूब आपको याद कराया है, गगन नारंग जी का, है ना। ये पूछा गया था अभी हाल ही में किसी क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च पहल हील्ड का संबंध किससे है। देखो अभी हील्ड पहल लॉन्च की गई है, ये क्यों लॉन्च की गई है। अच्छा, अभी हाल ही में एक दिवस मनाया गया था, लीवर डे। मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था, ये कब मनाया जाता है इसका आंसर आप लोगों को करना है, ठीक है। कल वाली क्लास में मैंने इसको बताया और परसों वाली क्लास में भी बताया, मैंने 2 दिन से लगातार करा रहा हूँ, आज आप बताओ इसको। तो देखो इसमें हील्ड क्या है, इसको लॉन्च करने वाले कौन हो गए। पहले तो लॉन्च करने वाले हो गए अपने होम मिनिस्टर अमित शाह जी, ठीक है। तो अपने होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने, अच्छा अमित शाह जी भी वहाँ पर यात्रा मतलब दौरे पे गए थे, वहाँ पहलगाम इलाके में जाके इनका हेलीकॉप्टर भी उतरा था वहाँ, ठीक है, बिल्कुल सुरक्षा के साथ। और क्या, तो इसमें जो एच है ना, हील्ड में जो एच है वो किसके लिए स्टैंड करता है, तो हेपेटाइट, तो हेपेट के लिए, हेपेट के, ठीक है। तो हेपेट इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब लीवर, साइंस का जो शब्द है ये हेपेट, इसका मतलब लीवर होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये लीवर की बीमारियों की सुरक्षा के लिए है, लीवर दिवस पर लीवर की भी जो बीमारियां होने वाली, लीवर की बीमारियों की सुरक्षा के लिए है इसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो लीवर की बीमारियों की सुरक्षा। अब लीवर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है आपके शरीर का, ठीक है, लीवर। अब इसके बारे में मैं कुछ आपको फैक्ट बताता हूँ। अच्छा, लीवर की स्टडी को क्या कहते हैं, इसकी अगर स्टडी को क्या कहते हैं तो इसको हेपेटाइटोलॉजी, हेपेटोलॉजी, ठीक है। तो हेपेटोलॉजी के नाम से जानते हैं लीवर की स्टडी को, ठीक है। और मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, मनुष्य में, मनुष्य के शरीर में, तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है जो आपकी लीवर का, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि, ये आपको ध्यान रखना, सबसे बड़ी ग्रंथि यही है। और क्या, और क्या क्या आप, हाँ, सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी यही है ना। अच्छा, इसमें लीवर में अगर सूजन आ जाए, इसमें सूजन आ जाए तो उस रोग को क्या कहते हैं, हिपेटाइटिस रोग, ठीक है। तो हिपेटाइटिस, तो ये आपको, आपने सुना होगा हेपेटाइटिस रोग के बारे में, है ना, तो ये आपको पता होगा। चलो, अच्छा, जब मनुष्य जहर वगैरह खाता है ना, इंसान वगैरह, तो उसको डिटॉक्सिफिकेशन का काम कौन करता है, यही करता है लीवर, डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, जहर को रोकना मतलब काउंटर करता है, ट्राई करता है काउंटर। अब आपने चूहे मार की 2-3 बोतलें पी ली हैं तो फिर उसका कुछ नहीं कर सकता ये, ठीक है। और क्या हो सकता है, अच्छा विटामिन ए, लीवर क्या करता है, विटामिन जो ए है, विटामिन ए का संश्लेषण करता है, ठीक है। तो विटामिन ए का संश्लेषण करता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, सीधे साइंस के क्वेश्चन है। तो संश्लेषण करता है, ठीक है, विटामिन ए का संश्लेषण करता है, इसको शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं, इसको ह्यूमन बॉडी की रासायनिक प्रयोगशाला कौन है, लीवर, रासायनिक प्रयोगशाला, ठीक है। तो इसको रासायनिक प्रयोगशाला के नाम से भी जानते हैं हम लोग। और ये वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, मतलब इमल्सीकरण, मतलब वसा को छोटे छोटे भागों में तोड़ता है, तो वसा का तो इमल्सीकरण भी आपको इसी लीवर ही करता है, ठीक है। और क्या कर सकता है लीवर, लीवर 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 और क्या होगा, अच्छा पित्तरस का संश्लेषण करता है ना, पित्तरस का संश्लेषण करता है और फिर ये जाके कहाँ एकत्र होता है, तो संश्लेषण करता है और ये जाके कहाँ स्टोर, कहाँ होता है, तो स्टोर होता है ये फिर पित्ताशय में, ठीक है, गॉल ब्लैडर, तो पित्ताशय में फिर ये स्टोर होता है। तो ये अब कुछ बातें आपको लीवर के बारे में याद रखनी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है स्वस्थ लीवर शिक्षा, ठीक है। तो ये आपको हील्ड प्रोग्राम के बारे में याद रखना है इतना। चलो पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। देखो भारत के ध्वजवाहक पहले समापन समय मनु भाकर, जिन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, तो मनु भाकर हो गई। दूसरी कौन थे, PR श्रीजेश, जिनका रिलेशन था हॉकी से, ठीक है। तो PR श्रीजेश, इनका नाम आपको ध्यान रखना, ये समापन में ध्वजवाहक थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक कौन था, तो अडानी ग्रुप, तो अडानी ग्रुप था इसका मुख्य प्रायोजक, ठीक है। तो अडानी ग्रुप, अडानी साहब। पेरिस ओलंपिक 2024 में ओलंपिक ऑर्डर से किस भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित किया गया, तो ओलंपिक ऑर्डर से अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया, ठीक है। तो अभिनव बिंद्रा, ठीक है, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना, अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2025 में विजडन क्रिकेटर्स पत्रिका में किसे शीर्ष सम्मान मिला है, ठीक है। अब ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, तो विजडन आपको ये हर साल मैं क्वेश्चन कराता हूँ ना, तो विजडन क्रिकेट पत्रिका, ठीक है। तो विजडन क्रिकेट पत्रिका, अब इसके बारे में बताओ, इसने क्या, कौन सी सूची लॉन्च की है। तो इसको लॉन्च करने वाले, इसको पहले हम क्या कहते हैं, क्रिकेट की बाइबल कहते हैं, ठीक है, क्रिकेट की बाइबल, तो क्रिकेट की बाइबल के नाम से ये जाना जाता है। एक तो ये भी आपको ध्यान रखना, या इसी को अलम नैक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अलम नैक के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी इसने एक सूची जारी की है, सूची किस शीर्षक से, विश्व के अग्रणी क्रिकेटर, तो विश्व के अग्रणी क्रिकेटर, ठीक है। तो अग्रणी क्रिकेटर नाम से, अरे क्या लिख रहा हूँ,
क्रिकेटर नाम से एक सूची जारी की है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इस शीर्षक से इसने एक सूची जारी की है जिसमें मेल में कौन टॉप पे है। मेल में अपने जसप्रीत बुमराह, है ना, जसप्रीत बुमराह जी। अच्छा, अभी हाल ही में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें बताओ उसमें इनका क्या योगदान था। तो जसप्रीत बुमराह को मेल क्रिकेटर इन्होंने विजडन क्रिकेट पत्रिका ने बताया है वर्ष का। इन्होंने अभी हाल ही में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था ना, जो क्या वेस्ट इंडीज़ और USA में हुआ था, है ना, T20 वर्ल्ड कप, इसमें इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बनाया गया, मतलब मैन ऑफ द सीरीज़, ठीक है। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ या मैन ऑफ द सीरीज़ कह सकते हो। तो ये अवार्ड इनको यहाँ मिला था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और फीमेल में कौन है, स्मृति मंधाना। तो स्मृति मंधाना, अच्छा, इनको दूसरी बार ये अवार्ड मिला है। कोई मतलब ऐसी पहली मतलब भारतीय महिला है जिनको 2 बार इसका सम्मान मिल चुका है, ठीक है। 2 बार सम्मान मिला है, 2 बार सम्मान मिला है। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने ही अभी आपको पता होगा RCB ने IPL जीता था। नहीं, सही सुन रहे हो भाई, वुमेन क्रिकेट, वुमेन टीम ने, वुमेन ने, तो महिला क्रिकेट WPL, ठीक है, WPL जीता इन्होंने। कब जीता था, सेकेंड संस्करण जो हुआ था तब इनकी उसकी कप्तान स्मृति मंधाना ही है, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर डी, A और B करेक्ट आंसर है, जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना, दोनों का नाम ध्यान रखिएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो भारत ने टोटल 6 पदक जीते, 0 गोल्ड, 1 सिल्वर प्लस 5 ब्रॉन्ज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत किस रैंक पर था। तो भारत इसमें किस रैंक पर, तो भारत इसमें 71वीं रैंक पर था और पाकिस्तान 70वीं रैंक पर। अच्छा, ये जो 1 सिल्वर है ये किसको मिला था, नीरज चोपड़ा को। तो नीरज चोपड़ा को ये सिल्वर मेडल मिला था, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा जिन्होंने 89.45 मीटर भाला फेंका था। और इनसे जीतने वाले कौन थे, वो पाकिस्तान के खिलाड़ी थे जिन्होंने इनको हरा दिया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में शीर्ष रैंक पर कौन सा देश था। तो शीर्ष रैंक पर कौन था, USA। तो USA इसने टॉप किया था। क्वेश्चन नंबर 5, 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह को कहाँ संबोधित करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बताओ, देखो 24 अप्रैल, तो 24 अप्रैल की डेट है, ठीक है। 24 अप्रैल की डेट है, इसमें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया जाता है इस दिन, तो राष्ट्रीय आज पंचायती राज दिवस। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आज सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये आपको पता है, ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। और क्यों होता है, तो इसका संबोधन प्रधानमंत्री जी इसमें संबोधन करने वाले हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। संबोधन कौन करेगा, PM जी। तो मोदी इसमें संबोधन करने वाले, ये तो आपको पता ही है। अब ये 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हमारा एक संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था हमारा 1992 में। तो 1992 में हुआ था। इसके द्वारा हमने कौन सा भाग 9 जोड़ा था, भाग 9 एंड अनुसूची 11। तो अनुसूची 11 जोड़ा था। अच्छा, एक और संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन भी था। 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जो 1992 में ये भी आया था। इसमें हमने भाग 9A, तो भाग 9 थे, अरे 10 लिखा क्या, ठीक है 9th लिख लो, 9 थे एंड अनुसूची 12 ये हमने जोड़े थे, ठीक है। तो ये आपको पता है, ये पंचायत से रिलेटेड था, ये पंचायत से रिलेटेड, ये नगर पालिका, तो नगर पालिका, ठीक है। तो अब इनको लागू कब किया गया था, लागू करने की डेट क्या है, लागू करने की डेट थी 24 अप्रैल, ठीक है। तो लागू हुआ था 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए इसको हमने पंचायती राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया, क्योंकि पंचायती राज की शुरुआत हुई इससे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका पूरा टोटल खेल है। अच्छा, तो इसको सेलिब्रेशन कहाँ होने वाला है, इसका आयोजन कहाँ होने, मधुबनी बिहार। तो मधुबनी बिहार। अच्छा, मधुबनी से कुछ आपको याद आ रहा है, जो बजट पेश हुआ था तो निर्मला सीतारमन ने मधुबनी साड़ी पहनी थी, है ना। तो बिहार को मधुबनी पेंटिंग के लिए, तो मधुबनी पेंटिंग के लिए बिहार को GI टैग भी मिला है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, GI टैग, ठीक है। चलो, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। तो बिहार में इसका आयोजन होगा, प्रधानमंत्री जो बिहार का दौरा करने वाले हैं आज। अच्छा, एक काम और हुआ था, वो भी यहीं पर लिख लेते, आ जाओ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो 24 अप्रैल की ही डेट थी, 24 अप्रैल की डेट थी, 24 अप्रैल और ईयर कौन सा था, 1973। तो 1973 का साल था। एक फेमस केस हुआ था, केशवानंद भारती,
तो केशवानंद भारती केस है ना, ये आपको सबको याद होगा। केशवानंद भारती केस ये क्या था, इसमें हमने क्या संविधान, इसमें हमने क्या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को मान्यता दी। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब संविधान का, ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और एक और फैसला हुआ था इसमें, इसमें क्या हुआ था कि प्रस्तावना, जो आपकी प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, ठीक है। तो प्रस्तावना संविधान का अंग है, ये भी इसी में फैसला आया, संविधान का भाग है। ये आपको दोनों फैसले याद रखने हैं, ठीक है। चलो, पेरिस पैरालंपिक 2024 का आदर्श वाक्य क्या था। अभी तक हम ओलंपिक कर रहे थे, अब पैरालंपिक करेंगे। तो आदर्श वाक्य था, इसमें देखो टोटल 22 खेल थे, और इसका आदर्श वाक्य था गेम्स वाइड ओपन। तो गेम्स वाइड ओपन, ये इसका आदर्श वाक्य था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। ध्वजवाहक थे, देखो एक तो पहले भाग्यश्री, तो भाग्यश्री थे ध्वजवाहक, और दूसरा कौन था, दूसरा सुमित अंतल, ठीक है। तो ये दोनों ध्वजवाहक थे, तो इनका नाम याद रखिएगा। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के सेफ डी मिशन कौन थे। तो सेफ डी मिशन मतलब मिशन के प्रमुख कौन थे, सत्य प्रकाश, इनका नाम याद रखिएगा। इनका नाम आपने बहुत कम पढ़ा होगा तो आप भूल सकते हो। सत्य प्रकाश सांगवान, ठीक है, सत्य प्रकाश सांगवान जी थे सेफ डी मिशन पैरालंपिक के। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते। तो भारतीय दल ने कुल 29 पदक जीते। 29 में से 7 गोल्ड प्लस 9 सिल्वर प्लस 13 ब्रॉन्ज, ठीक है। तो ये था, और इसमें भारत की रैंक कितनी थी, तो 18वीं रैंक भारत को मिली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पैरालंपिक के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में 7वीं पीढ़ी के कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप आयरन वुड किसने लॉन्च की। देखो आयरन वुड लॉन्च करने वाला कौन है, तो आयरन वुड का आप इमेज देख के समझ गए होगे अभी तक। तो आयरन वुड, ठीक है, तो आयरन वुड को किसने लॉन्च किया, तो लॉन्च करने वाला हो गया गूगल। तो गूगल भाई साहब ने ये काम किया है, और 7th जनरेशन का है, तो 7वीं पीढ़ी का है ये, ठीक है। तो 7वीं पीढ़ी के चिप है, और क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप, ठीक है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप हो रही, मतलब इसका अभी मैं आपको एक खास बात बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। इसकी क्षमता कितनी होने वाली है, तो क्षमता कितनी वाली, एआई आधारित होगी, ये तो आपको पता है। मतलब क्षमता कितनी होने में, पहले क्षमता लिख लो, तो 42.5 एक्सा प्लासस, ठीक है। तो ये इसकी मतलब ये इसका मात्रक है, इकाई है एक्सा प्लॉसस, ठीक है, प्लॉप्सस, जो भी लिखना लिख लो, ठीक है, एक्सा प्लॉप्सस। तो ये इसकी इतनी क्षमता 42.5, मतलब ये कितनी है, मैं आपको बताता हूँ। आपको 24 गुना है, आपको फास्टेस्ट जो सुपर कंप्यूटर है विश्व में ना, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर से भी 24 गुना तेज चलने वाली है, ठीक है। तो ये आपको समझ सकते हो आप कितना ज़्यादा है स्पीड इसकी। अभी एक बात और लिखो, तो ये एआई एप्लीकेशन पर आधारित है, ठीक है। तो एआई पर आधारित है, एआई एप्लीकेशन पर आधारित है, जिसमें इसकी सोचने की क्षमता भी होने वाली है। सोचने की क्षमता मतलब कि अब सोच भी सकता है, मतलब देख लो कुछ दिन में इंसान घर बैठ जाएगा, ये एआई ही चलते रहेंगे दुनिया में। कुछ दिन बाद इतना ज़्यादा ना सोचने लगे, एआई ही इंसान को अपना गुलाम बना ले, ठीक है। तो ये गूगल ने काम किया, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। अच्छा आप इनका नाम बता दो यार मुझे, इनका नाम बताओ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के धर्म एवं संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ। तो देखो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में हुआ, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में हुआ। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ, एक नामसाई स्थान है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के नामसाई स्थान में, यहाँ के सीएम कौन है, सीएम यहाँ के पेमा खांडू। तो पेमा खांडू जी यहाँ के सीएम है। और कौन कौन भाग लेने वाला, जो भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो वो जैसे हो गए कंबोडिया, म्यांमार, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, ये सब मतलब, ठीक है। तो सब इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। हाल ही में दुनिया की पहली ह्यूमनाइड रोबोट हाफ मैराथन कहाँ हुई। देखो रोबोट भी दौड़ रहा है, लेकिन इसमें खास बात का, देखो रिमोट इसके हाथ में है, रिमोट बंदे ने रिमोट खुद के हाथ में ले रखा है ना, मतलब जैसे ही आगे होने वाला होगा रिमोट से पीछे कर दो उसको, ठीक है। तो चाइना में हो रही है, चाइना में हुई है, पहली बार हुआ है, ठीक है। तो ये भी पहली बार रोबोट को दौड़ाया गया है। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ टाइम बाद रोबोट सब पीछे छोड़ने वाले इंसानों को। पुरावशेषों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया। तो पहला राज्य हो गया कर्नाटक, ठीक है। तो यहाँ पहला राज्य हुआ है, यहाँ दस्तावेजीकरण मतलब आपका डॉक्यूमेंटेशन होने वाला है। क्वेश्चन 10, हाल ही में आरबीआई ने किस उम्र के नाबालिग को स्वतंत्र रूप से बचत और सावधि जमा खाते खोलने और संचालित करने की अनुमति दी है। क्या हो गया, मतलब अब क्या कहे, आरबीआई ने क्या कहा है, तो 10 साल या
10 साल से ज़्यादा, 10 साल या 10 साल से ज़्यादा के जो बच्चे हैं वो अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, सेविंग या एफडी अकाउंट खोल सकते हैं। तो मतलब सेविंग या एफडी अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों अकाउंट खोल सकते हैं और उनको संचालित भी कर सकते हैं, मतलब संचालन भी खुद के हाथ में ले सकते हैं, संचालन भी कर सकते हैं। और ये कब से ये लागू होने वाला, तो 1 जुलाई 2025 से पालन हो जाना चाहिए, 25 तक, ठीक है, पालन हो जाना चाहिए। तो ये आरबीआई ने निर्देश दिया है। और किसके तहत निर्देश दिया है, एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये कब पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था 1949 में। तो इस एक्ट के तहत इसने ये आदेश दिया है आरबीआई ने। बट हाँ, एक काम नहीं हो सकता कि यार मुझे चॉकलेट खाना है, 10 रुपये का लोन दे दो, लोन नहीं मिलेगा। कि बैंकों को ही खाली कर दो आप चॉकलेट खा खा के, मेरी गर्लफ्रेंड को टेडी बियर गिफ्ट करना है, तो ना ना बेटा, ये नहीं होने वाला। तो लोन नहीं ले सकते आप, ठीक है, लोन नहीं ले पाओगे। बट बाकी सारे काम हो जाएंगे, तुम्हारे पास खाता होगा आरबी मतलब बैंक में, ठीक है, ये जो छोटे छोटू बच्चे हैं। चलो ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। यार तुम लोग लाइक वाइक कर दिया करो यार, तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन। अच्छा, मैं हाँ एक बात और, मैं पहलगाम इंसिडेंट पर एक पूरी क्लास लेके आऊँगा, आज शाम तक ले आऊँगा, ठीक है। तो आप जिसको भी जानना हो सारा हम कवर करेंगे उसमें, पहलगाम घटना या हत्याकांड कह लो उसको, ठीक है। चलो, सो